हेलो दोस्तों, कैसे हो? आयंश स्टडी में आपका स्वागत है। हम आज लाए हैं दोस्तों मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसकी थ्योरिकल हमने थिंकर्स वगैरह है, क्या है थिंकर्स है और अनुच्छेद है। हमने ये सब पहले समझ लिए थे दोस्तों थ्योरिकल में, जब थ्योरी क्लास लिए थे। तो आज हमने 2-3 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लाए हैं। इसीलिए लाए हैं दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसी महीने में आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम है। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों यूजीसी नेट, एमपी सेट, टीजीटी, पीजीटी और एमपी और गेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों ध्यान से अब समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? कौन सा नहीं है? हाफ्स अभी पढ़ लिए थे ना हमने। ऑप्शन नंबर ए हाफ्स, ऑप्शन नंबर बी मिल, ऑप्शन नंबर सी बेंथम और ऑप्शन नंबर डी टी.एच. ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका आंसर, टी.एच. ग्रीन। तो टी.एच. ग्रीन क्या करता है? यांत्रिक व्याख्या की अवधारणा के अनुसार क्या करता है? राज्य के निर्माण क्या कहता है दोस्तों? राज्य के निर्माण तो व्यक्ति द्वारा और उनके स्वार्थ के लिए किया जाता है। राज्य का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति द्वारा। और जो राज्य के निर्माण काय के लिए होता है? व्यक्ति के स्वार्थ के लिए, व्यक्तियों के हित के लिए, राज्य कल्याणकारी भी राज्य क्या करता है? व्यक्ति का हित समाहित है काय में? कल्याणकारी राज्य में। तो ये किसका कथन है? हाफ्स, लॉक, बेंथम और टी.एच. ग्रीन जैसे अन्य विचारक इस अवधारणा के समर्थक है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर बी है नागरिक समानता। ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक समानता और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राजनीतिक समानता। तो किसका अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया है? तो इसका क्वेश्चन से ही आंसर स्पष्ट हो रहा है। इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक समानता। ठीक है, तो प्राकृतिक समानता कहाँ से मिलती है? कृत्रिम होती है, जो कि हमें प्रकृति से मिलती है। प्राकृतिक समानता की अवधारणा भावपूर्ण होती है। मतलब ये क्या है? ये मनुष्य जन्म से ही समान प्राकृतिक में होता है। ठीक है, समान रूप से प्राकृतिक एक अवधारणा निश्चित करता है। मनुष्य प्राकृतिक में जन्म लेता है। मनुष्य जो सांस लेता है वो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित है? मतलब किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है जनतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है अधिनायक तंत्र और ऑप्शन नंबर डी है अभिजात तंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों जनतंत्र। तो जनतंत्र की सरकार कैसी होती है थोड़ा समझ लेंगे। जनतंत्र में सरकार क्या करती है? संप्रभुता जनता में निहित होती है। काय में? जनतंत्र में। जैसे कि सर्वधारणा जनता इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, मतलब सभी जनता इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करती है? सरकार का निर्माण और उसके विघटन में योगदान देती है। काय में दोस्तों? विघटन में योगदान देती है सरकार के। और अपने प्रतिनिधि जो अपने व्यक्तित्व होता है, प्रतिनिधित्व के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखती है। किस पर? जनता पर, सरकार पर। वर्तमान में जनतांत्रिक प्रणाली के को क्या कहा जाता है? वैश्विक मान्यता प्राप्त है। किसको वैश्विक मान्यता प्राप्त है दोस्तों? जनतांत्रिक प्रणाली को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, कौन इस विचारक का समर्थक है कि विवरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? माइकल वाल्जर, ऑप्शन नंबर बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है रोनाल्ड डार्किन और ऑप्शन नंबर डी है अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन क्या कहता है? समानता की अवधारणा का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने, आप सभी को पता होगा, समानता के प्रतिपादन की अवधारणा अमर्त्य सेन ने 1990 के दशक में किया था। कब किया था दोस्तों? 1990 के दशक में। ठीक है, यह अवधारणा लोगों के कल्याण के लिए कुशल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? क्या है दोस्तों सकारात्मक?
हमने पढ़े थे सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, इसको अच्छे से समझ लिए थे जब थ्योरिटिकल क्लास लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बाहरी बाधाओं का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है विधि के बाध्यताओं का अभाव, ऑप्शन नंबर सी है गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन नंबर डी विकल्प चयन की स्वतंत्रता। थोड़ा इसे समझ लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है दोस्तों? व्यक्ति की स्वतंत्रता काय में होती है? जो कि अपने जीवन से सही विकल्प चुनने और अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सक्षम होती है। जैसे मान लो हम सकारात्मक स्वतंत्रता में जी रहे हैं, तो हम अपने निश्चित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने स्वयं को का उद्देश्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? हम अपने कार्य को स्वयं सुनिश्चित करेंगे, मतलब हमारे ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, हमारे ऊपर बाहरी बाधाओं का कोई मतलब, इसका मतलब केवल बाहरी बाधाओं का अभाव नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों, व्यक्ति के पास अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की क्षमता होनी चाहिए, क्या होती है, ठीक है, ताकि वो अपने जीवन को और भी सुनिश्चित और भी सार्थक विकल्प चुन सके। आ गया इतना समझ में दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो कुछ अनुच्छेद से भी क्वेश्चन उठाए हमने, अभी यूजीसी नेट में पूछता है, इसलिए आज मिक्स क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो ये तो सब समानता के अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 15, 16, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला आंसर सुनिश्चित कर लो। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? क्या भी नहीं इनमें? अनुच्छेद 19, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति से संबंधित है। क्या? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता अभिव्यक्ति से संबंधित है। यह अन्य अनुच्छेदों से अलग है, क्योंकि यह विशेष रूप से क्या है? स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 14 क्या कर रहा है? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 15 क्या है? ऑप्शन नंबर मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। और ऑप्शन नंबर 16 है अवसरों की समानता। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे भिन्न है, मतलब सबसे अलग है, ठीक है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? आइए देखते। ऑप्शन नंबर ए भारत की संप्रभुता पर, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका का अपमान या अवांछनीय आलोचना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना कैसे? जैसे भारत के संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ मान्यताएं, कुछ सीमाएं प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, भारत की संप्रभुता कैसे, लोक व्यवस्था और न्यायपालिका का अपमान। लेकिन क्या है दोस्तों, अवांछित आलोचना एक वैध आधार नहीं है। वैध आधार नहीं, आलोचना को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब वह किसी अन्य सीमाओं के अंतर्गत आती है। जैसे काय के लिए दोस्तों, मान लो जैसे कि देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा करते, तब इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा अवांछनीय आलोचना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? कैसे संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? संरक्षण। तो अनुच्छेद 19, ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अभिव्यक्ति को दोहरे दंड और अभिशंसन से संरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अभिव्यक्ति को दोहरे दंड के लिए, ठीक है। तो आइए इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाता। किसके अनुसार? ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। और वह अपनी गवाही के आधार पर दोषी ठहराया नहीं जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड देंगे क्या? नहीं। और वह अपने गवाह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा, ठीक है। आ गया समझ में?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, हमने अभी समझाए थे, दोहरे दंड की धारा, ये तो है। ऑप्शन नंबर बी, कार्यतर विधि। ऑप्शन नंबर सी, यातना के विरुद्ध निषेध। ऑप्शन नंबर डी, स्वयं अपने विरुद्ध साथी होने से। तो ये क्या, ये भी है, सी भी है और डी भी है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, या हिस्सा नहीं है पूछा है तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, यातना के विरुद्ध निषेध। तो यातना के विरुद्ध निषेध क्या है, जैसे कि मान लो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो बल्कि कहाँ का हिस्सा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद कहाँ का है दोस्तों, अनुच्छेद 20(1) का हिस्सा। अनुच्छेद 20 फर्स्ट के अंतर्गत कार्यरत विधि अनुच्छेद, और अनुच्छेद कोष्टक में लिखेंगे 3 के अंतर्गत स्वयं अपने विरुद्ध साथी होने का निषेध है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। आप सभी को पता होगा कब जोड़ा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 2010। ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 2010 और ऑप्शन नंबर डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका कब जोड़ा गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये होगा आंसर। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब, जिसे 4 अगस्त 2009 को तो पारित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त 2010 में इसे शिक्षा के अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिए 86वां 86 संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए 86 संविधान संशोधन द्वारा 1 अप्रैल 2010 में भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बंदी क्या कह रहा है दोस्तों, बंदी बनाए गए। देखिए दोस्तों, हमने क्या रीड भी पढ़े हैं दोस्तों, 5 रीड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने थ्योरिकल में समझाए थे, थ्योरिकल क्लास में। तो आपका एक भी क्वेश्चन रीड से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरिकल क्लास एक एक टॉपिक को हमने 2-3 दिन तक के लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों, मतलब जैसे मान लो गिरफ्तारी या हिरासत से संबंधित मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। कौन करता है, अनुच्छेद नंबर 22। तो यह अनुच्छेद क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसका दोष सुनिश्चित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित होता है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 22। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने माह के लिए बनाया जा सकेंगे, ये पूछ रहा है। मतलब बिना मुकदमा चलाए बिना एक व्यक्ति को कितने माह तक के अपन बंदी बनाए रख सकते हैं, गिरफ्तार रख सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 माह के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है बी है 3 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 6 माह के लिए और ऑप्शन नंबर डी है 9 माह के लिए। तो हमने बहुत ही अच्छे से समझाए थे दोस्तों, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक की बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 3 माह तक की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे, इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के बंगाल विभाजन है। ठीक है, विभाजन हो गया है, मिस्टेक हो गया है, वो विभाजन की सीधी कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से, मतलब यह क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के बंगाल विभाजन से सीधी प्रतिक्रिया मानी जाती है। यहाँ पे ये प्रतिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, ये जो प है ये मिस्टेक हो गया है, इसलिए हम पढ़ने में थोड़ा
ये कर रहे थे। और क्या है, इसका 1905 का बंगाल विभाजन हमने समझे नहीं है, लेकिन फिर भी अपन अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। तो आइए समझते हैं थोड़ा क्या होता है दोस्तों। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब क्या किया जाता है? क्या 1905 में बंगाल विभाजन। तो जिसके बाद क्या होता है, भारतीय जनता ने इस विभाजन के खिलाफ क्या करता है? विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस विरोध को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, जो कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना। मतलब जो ब्रिटिश वस्त्रों का क्या करना था? बहिष्कार। और स्वदेशी मतलब भारतीय वस्त्रों को अपनाना था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा दास्ता का चार्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। और ऑप्शन नंबर डी है रूलेट अधिनियम 1919। तो इसका आंसर होगा रूलेट अधिनियम 1919, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन असहयोग नीति को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन असहयोग नीति को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। अभी टीजीटी पीजीटी या वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन लगा होगा आपको। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1920। ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन 1920। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1920। तो क्या होता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है तो 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब काय के द्वारा 1920 का जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन है 1920 में अपनाने के लिए तैयार था, ठीक है। इस अधिवेशन में कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की गई थी। लेकिन क्या था, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना और स्वराज की प्राप्ति करना। ये आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। चैनल को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर दिन बोलते हैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने। जितने भी मेरे भाई बहन फ्रेंड लोग देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट से करिएगा, ठीक है। कमेंट से करिएगा दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि हमारा पढ़ाई हुआ आप लोगों को समझ में आता है क्या नहीं, हमारी क्लास कैसी लगती है। आप कमेंट से करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।